हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल फिजिक्स केवी। आज की इस वीडियो में हम न्यूटन्स के लॉज के बारे में पढ़ेंगे, लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन गेव 3 लॉज ऑफ मोशन एंड we'll discuss them one by one. The first law, also known as inertia law, it states that a body tends to remain in its state of rest or of uniform motion unless and until an external force acts on the body. इस लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास लेट सपोज एक बॉडी रखी है एक सरफेस पे, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, कोई डिसिपेटिव फोर्स नहीं है। इट विल टेंड टू रिमेन एट रेस्ट, ये रेस्ट पे ही रहना चाहेगी अनलेस एंड अनटिल इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाता। दिस इज व्हाट द फर्स्ट लॉ सेज। या फिर अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये करती जाएगी in the absence of dissipative force, it will not stop or its speed will decrease. ये अपना मोशन परस्यू करना चाहेगी till an external force acts upon it. सिंपल सा कंसेप्ट है, किसी एक्सटर्नल फोर्स का लगना जरूरी है अगर हम किसी बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना चाहते हैं। दैट स्टेट ऑफ मोशन कुड बी रेस्ट और मूविंग। तो इस लॉ का सिग्निफिकेंस क्या है? दिस लॉ गिव्स द कंसेप्ट ऑफ फोर्स, की कंसेप्ट बताता है किसका, फोर्स के बारे में, कि एक्सटर्नल फोर्स का लगना जरूरी है इन ऑर्डर टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इस लॉ की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन इज व्हेन अ बस सडनली मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, द पैसेंजर्स एक्सपीरियंस अ जर्क इन द बैकवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जब हम बस में बैठे होते हैं तो हमारी बॉडी रेस्ट पे है, बस भी रेस्ट पे है। जैसे ही बस ने स्टार्ट किया मोशन, हमारे फीट बस के ग्राउंड पे है तो फीट हमारे मोशन में आ जाएंगे, लेकिन हमारी अपर बॉडी का मास होता है, इसका मतलब उसका इनर्शिया भी होता है, और इनर्शिया चाहता है कि ये बॉडी रेस्ट में ही रहे। तो फीट आगे चले गए लेकिन ये बॉडी रेस्ट पे रही, इसलिए हमें पीछे की तरफ जर्क लगता है। Second example or application is when a bus suddenly stops, then the passenger experiences a jerk in the forward direction due to inertia of motion. अगर जैसे ही हमारी बस स्टॉप होती है हमें आगे की तरफ जर्क लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी मोशन में रहना चाहती है लेकिन फीट सडनली रेस्ट पे आ गए हैं। दैट्स व्हाई वी गेट अ जर्क इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। One more application is when a bus suddenly moves along a circular track, then the passengers experience a force along the tangent due to the inertia of direction. हमने देखा होगा, हम बस में बैठे हैं, एकदम से सडनली बस ने टर्न लिया तो हमारी बॉडी साइडवेज फॉल करती है, साइडवेज उसको जर्क लगते हैं। ऐसा क्यों? जिस डायरेक्शन में बस टर्न करती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारी बॉडी फॉल करती है, बिकॉज आवर बॉडी टेंड्स टू मूव इन द सेम डायरेक्शन। ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी होता है, लेकिन जैसे ही हमने डायरेक्शन चेंज करी, इसका मतलब हमारी वेलोसिटी चेंज होगी, सिंस वेलोसिटी इज अ वेक्टर, और वेलोसिटी चेंज होते ही हमारा स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गया। दैट्स व्हाई इनर्शिया इज कमिंग इनटू प्ले। इसकी और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे हमारे पास एक मैट होता है, मैट में डस्ट होती है, अगर हम उसको बीट करते हैं स्टिक से तो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाते हैं। वाई? क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स रेस्ट पे रहना चाहते हैं लेकिन हम मैट मूव कर रहे हैं तो वो सेपरेट आउट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। सो दिस वाज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नाउ लेट्स डिस्कस द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। दिस लॉ स्टेट्स दैट the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the force applied, external force applied. इसका सिंपल सा मतलब है, लेट सपोज हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास है m, दैट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, तो उसका मोमेंटम हुआ p विच इज इक्वल टू mv। जब हम इस पे एक फोर्स लगाएंगे तो इसका मोमेंटम चेंज होगा विद टाइम। तो किस रेट पे मोमेंटम चेंज हो रहा है, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। जितनी ज़्यादा फोर्स हम लगाएंगे उतनी जल्दी जल्दी इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, स्पीड चेंज होगी, और वी कैन से उतना जल्दी जल्दी इसका मोमेंटम चेंज होगा, लीनियर मोमेंटम चेंज होगा। सो वी कैन से दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, और F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt,
अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं then our proportionality constant in SI system is 1. So I can write it as F is equal to dp upon dt. मोमेंटम किसके बराबर होता है? मास इंटू वेलोसिटी. सो मास तो कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन, मास तो चेंज नहीं होगा. सो आई कैन राइट इट एज m इंटू dv अपॉन dt since m is a constant. And what is the rate of change of velocity? It is equal to acceleration. So I can write the force acting on a body is equal to mass times the acceleration of the body. जितने रेट पे उसकी वेलोसिटी बढ़ी है, मतलब जितनी वैल्यू है उसकी एक्सेलरेशन की, अगर मैं उसको मास से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मुझे मिलेगा द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी. तो ये लॉ हमें एक तरह से फोर्स का मेजर दे रहा है. हाउ कैन वी मेजर फोर्स? सो दिस लॉ गिव्स द मेजरमेंट ऑफ फोर्स. Now let's discuss the third law of motion. It's a very simple law which states that to every action there is an equal and opposite reaction. हर एक एक्शन का एक इक्वल रिएक्शन होगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा. Now there is a very important point to be noted. The action and reaction act on two different bodies, so net force is not zero. Let us suppose एक सरफेस पे हमारे पास एक बॉटल रखी है, इसका मास है m. ये इस सरफेस पे फोर्स लगाएगी, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसकी वैल्यू होगी mg. तो सरफेस इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, विच वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग वीडियोस. तो ये जो फोर्स लग रही है mg, ये कौन लगा रहा है? बॉटल ग्राउंड पे लगा रहा है, और इन टर्न एक इक्वल फोर्स ग्राउंड बॉटल पे लगा रही है. तो ये जो फोर्स लग रही है ये दो डिफरेंट बॉडीज पे लग रही है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम नेट फोर्स जीरो दिखा देंगे कि एक ऑब्जेक्ट पे नीचे की तरफ भी फोर्स लग रही है, ऊपर की तरफ भी फोर्स लग रही है, सो नेट फोर्स इज जीरो. नो, ये दीज फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज. तो ये लॉ एक तरह से हमें क्या बताता है? व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. लेट्स डिस्कस अबाउट सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. First application is when a bullet is fired from a gun, then action on bullet, that is motion in forward direction, is equal to reaction on gun, that is recoiling of gun. Let us suppose मेरे पास एक गन है जिसके अंदर एक बुलेट है. जैसे ही मैंने बुलेट को फायर किया तो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरी गन एक थोड़ा सा जर्क लगता है पीछे की तरफ. तो गन ने बुलेट पे फोर्स लगाया ताकि वो आगे मूव कर सके, और बुलेट ने गन पे फोर्स लगाया है सच दैट देयर इज रिकॉइलिंग ऑफ गन. दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. यहाँ पर फोर्सेस लग रही हैं, इक्वल हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लग रही हैं. एक फोर्स लग रही है बुलेट पे तो दूसरी फोर्स लग रही है गन पे. इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं. देयर इज वन मोर एप्लीकेशन दैट व्हेन वी जंप आवर लेग्स अप्लाई अ फोर्स टू द ग्राउंड. जब हम जंप करते हैं तो हमारी लेग्स ग्राउंड पे फोर्स लगाती हैं, एंड द ग्राउंड अप्लाइज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स दैट प्रोपेल्स अस इनटू द एयर. जब हम ग्राउंड पे फोर्स लगा रहे हैं तो ग्राउंड हम पे भी इक्वल फोर्स लगाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, जिसकी वजह से हम एयर में जंप करते हैं. देयर आर न्यूमरस एप्लीकेशंस टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन. In the next video, we will discuss about the principle of conservation of linear momentum. That's all for now. Have a good day.